बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। आईनी बहरान संगीन तर हो गया है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा टकराव, फैसला साज हल्के भी हरकत में आ गए हैं। नताइज क्या निकलेंगे, इसकी कहानी आपके सामने रखेंगे। हालात जहां बेकाबू हुए, वहीं पर आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं। किन अमूर पर मुमकिन तौर पर बात हो सकती है, खास तौर पर जब मुल्क के अंदर अदालती बहरान, मईशत का बहरान और इस जैसे कई मजीद बहरान जो हैं वो दस्तक देने को तैयार हैं। क्या पाकिस्तान के ताकतवर हल्के आज भी न्यूट्रल हैं? इसकी कहानी आपके सामने रखेंगे। और फिर ताकतवर हल्कों ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच के फैसलों के बारे में हुकूमत को क्या हदायत जारी की हैं और तारीख क्या दी है, इसकी कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को राब्ता रखने की क्यों हदायत जारी की गई, ये माजरा क्या है, और फिर ज़मान पाक को ऐवान सदर से क्या अहम तरीन पैगाम मिला है, सदर ने इमरान खान को क्या पैगाम दिया, और फिर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ऑडियो स्कैंडल का भांडा किसने बीच चौराहे में फोड़ दिया है, और अब शरीफ फैमिली के लिए बचने का कौन सा रास्ता बचा है, इसकी कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ऑडियो स्कैंडल अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। पीडीएम हुकूमत खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जजेस के खिलाफ हर साजिश एक एक करके बेनकाब होती जा रही है। बहुत ही मेहनत के साथ ये साजिशें तैयार की जाती हैं और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ऑडियो स्कैंडल की साजिश मुकम्मल तौर पर अपने किरदारों के साथ बेनकाब हो चुकी है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी फैमिली शवाहिद के साथ इन तमाम इल्ज़ामात से बरीउज़्ज़मा हो गई है और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के सामने। खानदानी ज़रा ये बताते हैं व्यूअर्स, क्योंकि आपने कुछ दिनों से ये ऑडियो स्कैंडल पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से देखा और फिर ताने बाने कैसे जोड़े गए और किस तरह कट पेस्ट करके ये ऑडियो जो है वो तैयार करवाई गई है। खानदानी ज़राए बताते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस बदनीयती, गुमराह कुन और झूठ पर मबनी है। रेफरेंस के तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हैं। खानदानी ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो कट पेस्ट से तैयार की गई, यानी माजी में भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की भी ऑडियो सामने आई और जब उसका फोरेंसिक अमेरिका में करवाया गया तो पहले बताते हैं कि जनाब ये ऑडियो दुरुस्त है। जब दोबारा उसका फोरेंसिक अमेरिका में ही करवाया गया शहीद अरशद शरीफ की तरफ से, तो मालूम हुआ कि कई कट्स लगाकर इस ऑडियो को तैयार किया गया। डॉक्टर्ड ऑडियो थी, इंजीनियर्ड ऑडियो थी, जो अमेरिका की एक फोरेंसिक की तरफ से, यानी जो कंपनी थी, उसने इसका भांडा जो है वो फोड़ दिया था। विर्जा को बताते चलें कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और उनका पोता, जब ये वाकया पेश आया, जो खानदान की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि 10 नवंबर 2022 को प्राइवेट गाड़ी में जा रहे थे। गाड़ी को रोक लिया गया क्योंकि उसके जो शीशे हैं वो काले रंग के थे, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने अपना तारुफ भी करवाया, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ बदतमीजी की गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उनकी वीडियो बनाती रही। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जज है, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा है और सिक्योरिटी ऑब्वियसली जजेस की बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। इसके बावजूद एक प्राइवेट गाड़ी, शीशे उसके काले थे, अंदर कौन बैठा है, लाइव थ्रेट्स आपको होते हैं। बहुत सारी जो केसेस के अंदर जिन लोगों को आपने सज़ा सुनाई होती है, यहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जो जजेस हैं उनको भी हाई सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज थे। पुलिस ने ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि इस वाक़े की वीडियो भी बनाई। अगर वो पुलिस का जो अफसर था या फिर वो सिपाही या फिर जो भी ऑफिशियल वहाँ पर मौजूद था, अगर ये बात झूठी है तो हुकूमत आपकी है, आप निकाल कर ले आए कि किस थाने की हदूद में रोका गया और जस्टिस साहब जो बात कर रहे हैं क्या इसकी कोई हकीकत भी है या नहीं। खानदानी ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली के कॉल करने पर पुलिस अफसरान
اور سیکٹری اسمبلی محمد خان وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ محمد خان سیکٹری پنجاب اسمبلی ہیں اور آبویسلی انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے یعنی پرویز الہی صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں پوری صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ سیکٹری اسمبلی محمد خان بھٹی نے اپنے فون سے جسٹس مظاہر نقوی کی پرویز الہی صاحب سے ملاقات کروائی۔ پرویز الہی نے فون پر بات کرتے ہوئے جسٹس مظاہر علی نقوی سے معذرت کی، جیسا کہ آپ نے آڈیو سنی ہوگی۔ پھر خاندانی ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ پرویز الہی نے کسی کیس کے سلسلے میں اپنے وکیل سے بات کی ہوگی، یعنی جس آڈیو کو پیش کیا گیا ہے پاکستان کے میڈیا میں، اس کا حوالہ خاندانی ذرائع دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں پرویز الہی کے اپنے وکیل اور جسٹس مظاہر نقوی سے گفتگو کو جوڑ کر آڈیو کلپ بنایا گیا ہے۔ ماضی میں ثاقب نثار صاحب کی آڈیو بھی اسی طرح تیار ہوئی اور بعد میں اسے پیش نہیں کیا گیا۔ جس جج رانا شمیم نے کلیم کیا تھا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، اس آڈیو سے بھی اور اس ایفیڈیوٹ سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور پھر اب ماضی بعید کا وہ قصہ ہو گئے ہیں۔ جو آڈیو وائرل کی گئی وہ کٹ پیسٹ ہے اور ذاتی مفاد کے لیے اس کی اینگلنگ کی گئی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی جس بینچ میں ہے اس میں سینئر جج بھی موجود ہیں۔ بینچ بنانا اور کیس لگانا چیف جسٹس کا اختیار ہے، جسٹس مظاہر نقوی کا نہیں۔ وکیل میاں داؤد نے جو جسٹس مظاہر نقوی کی بیٹی کی فیس کا الزام لگایا، اب ویورز اس سے بھی ڈینائی کیا گیا ہے اور وہ یعنی خاندانی ذرائع کہتے ہیں کہ سراسر غلط ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کے پاس موجود ہے اور یہ تمام انفارمیشن میاں داؤد کو کون دے رہا ہے، یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ خاندانی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ تنخواہ کے اکاؤنٹ سے 2 حصوں میں فیس ادا کی گئی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے یہ فیس باقاعدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اجازت سے ادا کی۔ خاندانی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جسٹس مظاہر خود پر لگے الزامات پر چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہیں۔ چیف جسٹس جب چاہیں جہاں چاہیں جسٹس مظاہر نقوی کی انکوائری کروا لیں، اور منی ٹریل جس طرح سے پیش کی گئی ہے آپ کو اسی طرح کی منی ٹریل جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی ملے گی۔ خاندانی ذرائع ویورز یہ بھی کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی سے جسٹس مظاہر نقوی کا کسی قسم کا ذاتی تعلق نہیں ہے۔ جج کی پرویز الہی یا مونس الہی سے کبھی فون پر بات نہیں ہوئی تھی۔ خاندانی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی نے زیر تعلیم بیٹی کو ذاتی اکاؤنٹ سے 22,000 پاؤنڈ برطانیہ بھیجے تھے۔ یہ رقم اسٹیٹ بینک کی اجازت سے منتقل کی گئی۔ لاہور میں 4 کنال کا گھر 2 بڑے گھر بیچ کر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ایک گھر گلبرگ لاہور اور دوسرا DHA گجرانوالہ میں بیچا گیا تھا۔ اگر کسی کو چیک کرنا ہے، حکومت آپ کی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے میاں داؤد کو یہ انفارمیشن دی، یقیناً میاں داؤد یہ خود سے انفارمیشن حاصل نہیں کر سکتا۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ فیملی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کا کوئی بھی پلازا نہیں ہے۔ جسٹس مظاہر کے گھروں کی فروخت کے کاغذات FBR کے پاس موجود ہیں جنہیں چیک کیا جا سکتا ہے۔ ان کے تمام پلاٹس کی تفصیلات بھی FBR کے پاس موجود ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو دوبارہ جا کر دیکھ لیں۔ اور ویورز آپ کو بتائیں کہ کچھ روز پہلے بار کونسلز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک آڈیو آئی پرویز الہی کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کے ساتھ، اور ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں جا رہے ہیں، لیکن جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جائیدادوں سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک وقت کی صورتحال ہے، یعنی پاکستان کی عدالتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز کے معاملے کے اوپر علیحدہ سے ایک درخواست، آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ کے اندر اسی طرح کی ایک درخواست جو ہے وہ موجود ہے یاسمین راشدہ صاحبہ کی، اور کہا یہ گیا کہ ایک پرائیویٹ گفتگو کو پبلک کیا گیا، پھر ٹیلی ویژن چینلز پر چلایا گیا، کس کی اجازت سے؟ اور اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر چلائی جاتی ہے، کس کی اجازت سے؟ کیا ایسے معاملات میں احتیاط برتنا چاہیے؟ کیونکہ معاملات جب تک ثابت نہ ہو جائیں کہ یہ آڈیو اور ویڈیو کس کی ہے، اس کا فرینزک نہ کروا لیا جائے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ایک حاضر سروس جج کی آڈیو اور ویڈیو کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر کریں، پھر اس کے اوپر ٹاک شوز کروائے جائیں، کسی کی کردار کشی کی جائے اور معاملہ اتنا شدت اختیار کر جائے، اتنا ڈیمیج ہو جائے کسی کی شخصیت
और अदालतों को इतना आप नुकसान पहुंचाएं कि अगर कल को ये साबित भी हो जाए कि ये ऑडियो गलत थी तो इसका तदारुक कौन करेगा, ये बुनियादी सवाल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पर भी खुद नोटिस लेते हुए एक पूरे यानी तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट का एक बेंच तश्कील देना चाहिए, जिसमें तमाम जजेस अपनी राय दें कि ऑडियोज और वीडियोस को क्या पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर बगैर किसी तहकीक के नशर किया जा सकता है, और एक ज़ाब्ता जो है, कवायद वज़ा कर दिए जाएं, चूंकि यहां पर मामला मुज़ाहिर अली नकवी का नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का है। और अगर पाकिस्तान की आवाम का जो एतबार है इन अदालतों से उठ गया तो फिर इंसाफ पाकिस्तान की आवाम को व्यूअर्स कौन देगा, ये इंतहाई अहम नुक्ता है। व्यूअर्स आपको ये बताते चलें कि आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत अदलिया टकराव इस वक्त हो चुका, जंग जारी है, और अगर मैं ये कहूं कि अदालती तारीख की ये पानीपत की लड़ाई साबित होगी तो गलत नहीं होगा। और इस माहौल के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और क्या कुछ हुआ इसके बाद ज़मान पाक में ऐवान सदर से राब्ता किया गया, हदायत क्या जारी की गई हैं, ये तफसीलात मैं आपके सामने व्यूअर्स रख देता हूँ। पाकिस्तान में बदतरीन सियासी और आईनी बहरान का वाहिद हल इंतखाबात का इनेकाद है, इंतहाई अहम नुक्ता है ये। मगर PDM हुकूमत और नून लीग एक माफिया है। दो सूबों के गवर्नर्स को इंतखाबात की तारीख देने से रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का शेड्यूल देने से मना किया गया। सूबों की इंतजामिया को नाकाफी इंतजामात का जवाज इलेक्शन कमीशन को पेश करने पर मजबूर किया गया। वजारत खजाना को बजट और वजारत दाखिला को सिक्योरिटी देने से मना किया गया। ऐवान सदर को इलेक्शन की तारीख देने पर धमकियां दी और इसके अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। और सबसे अफसोसनाक, मुल्क के सबसे अहम इदारे सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस और इलेक्शन के हवाले से आईनी बहरान ख़त्म कराने के लिए बड़े बेंच के क़याम पर हुकूमत की तरफ से जजिस के किरदार पर हमले ने आइन की धज्जियाँ बखेर दी हैं, और तौहीन अदालत और तौहीन जजिस की इंतहा जो है वो इस वक्त हमें पाकिस्तान में नज़र आ रही है। आर्मी चीफ और DGISI की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर ये बैकग्राउंड आपके सामने रखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हालात पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म के हैं। और क्या पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इन हालात के अंदर जब आइन शिकनी हो रही है, अदारे एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, पार्लियामेंट को कोई बांधने को तैयार नहीं है, और जो लोग पार्लियामेंट से बाहर आ गए उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा, पाकिस्तान की अदालतों के फैसले माने नहीं जा रहे, तो इन हालात के अंदर हमारा जो फैसला साज हल्का है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो क्या सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट जो खुद सिसिलियन माफिया के हमलों की इस वक्त जद में है, ऐसे में कौन सा इदारा रह जाता है जो पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान से बचा सकता है? वो इदारा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन क्या वो न्यूट्रल स्टेटस की वजह से मुमलिकत की तबाही बर्दाश्त कर सकेंगे? और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इस इदारे की तरफ देख रही है। कौम को अब भी उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। फिर क्या आज व्यूअर्स, ये इंतहाई अहम नुक्ता है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि क्या आज वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात में ये बहरान और इसका हल ज़ेरे बहस आया होगा? ये हमारा सवाल है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का भी सवाल है। इस हवाले से एलामिया में अगर आप इसे पढ़ें तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, और ज़ाब्ते के लिहाज से एलामिया जारी भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़राए मुहतात अंदाज में बताते हैं कि इस मुलाकात को मुल्क की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए। अदालतों से टक्कर ना लेने और जजेस के किरदार पर हमले ना करने की बात इस वक्त क्यों ज़रूरी है? इंतखाबात के लिए मुतफ़िका राय पैदा करना क्यों ज़रूरी है? ज़राए के मुताबिक इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म और ऐवान सदर को अदलिया के साथ मिलकर फौरी हल निकालने की मुस्बत तजवीज़ क्यों ज़रूरी है? और क्या कोई ऐसी तजवीज़ दी गई? अगर नहीं दी गई तो ये पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बिठाया जाए पाकिस्तान के लिए और इस बहरान से निकालने के लिए? व्यूअर्स, आपको बता दें कि हम हल्के ने एहसास दिला दिया है कि अब आईनी बहरान और इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से हुकूमत और रियासत के जिम्मेदारों के पास वक्त बहुत कम है।
यानी जो कुछ करना है जल्दी कर लिया जाए। और फरवरी का महीना इंतहाई अहम है, और जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने 28 फरवरी की तारीख भी दे दी है, क्योंकि 28 फरवरी तक इंतहाई अहम खबरें आ चुकी होंगी और 28 फरवरी ही फाइनल, यानी अगर ये कहा जाए कि इस पूरे खेल का फाइनल होगा तो गलत नहीं है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक अगर स्टेक होल्डर्स ये हल ना निकाल सके और अदलिया के फैसले तस्लीम नहीं करते तो फिर ये पूरा जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, और फिर जमहूरी हुकूमत होगी या नहीं होगी। और फिर तमाम लोग जो पिछले 8-9 माह से मैं आपके सामने कौमी हुकूमत और टेक्नोक्रेट हुकूमत का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसे आने से और इसके रास्ते में क्या कोई दीवार खड़ी की जा सकती है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि फिर रास्ता हमवार हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत और टेक्नोक्रेट हुकूमत का, और फिर इसे कोई नहीं रोक सकेगा। यानी सियासतदान अपनी गलतियों से ये मुमकिन बनाएंगे कि मुल्क के अंदर कौमी हुकूमत, जिसके आसार जो हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत की निस्बत कम लगते हैं, इसे किस तरह रोका जा सकता है। इसमें इनका अपना किरदार है कि मुल्क के अंदर अगर कोई हल नहीं निकला तो फिर हम एक टेक्नोक्रेट हुकूमत पाकिस्तान के अंदर देख रहे होंगे। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि ऐवान सदर और ज़मान पाक के राब्ते हुए हैं, और फिर इस वक्त इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त हलचल जो है वो मच चुकी है। ज़राए PTI के मुताबिक इस्लामाबाद में आज की अहम मुलाकातों और अहम पैगामात की रोशनी में ऐवान सदर से आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से रब्ता हुआ। इमरान खान को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है और इशारा दे दिया गया है कि अगर अदलिया के फैसले की रोशनी में इंतखाबात एक रोज़ कराने या फिर इस हवाले से कोई और ऑप्शन जो है वो सामने रखा जाता है, तो फिर आपने इसके ऊपर किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं करना, किसी किस्म का तजाद पैदा नहीं करना, बल्कि मान लेना है 19-20 ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। और इलेक्शन की तारीख के हवाले से अगर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया तो आपको ये मानना है। ये पैगाम दिया गया है सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर की तरफ से। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि इमरान खान को भेजे गए पैगाम में जोर देकर कहा गया कि अपनी जेल भरो तहरीक फौरी ख़त्म करें। आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका, आप इन दिनों फौरी अहम फैसलों की तरफ बढ़ें, क्योंकि अगर आपके जितने भी जो आपकी अहम लीडरशिप है अगर जेलों में होगी तो फिर आप बात किससे करेंगे? आपके जो कोर लीडर्स हैं, जो कोर क़यादत है, जैसा जुल्फी बुखारी और दीगर लोगों ने भी गिरफ्तारियां दे दी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हैं, असद उमर ऑलरेडी अंदर हैं, और ये सिलसिला अगर आगे बढ़ा तो फिर मुज़ाकरात कौन करेगा? मैदान खाली हो चुका होगा। और फिर ये भी मुमकिन है, व्यूअर्स याद रखिएगा, कि नज़रबंदी के नाम पर 2 से 2.5 माह भी इन तमाम जो सियासी लीडर्स हैं जेल भरो तहरीक के नाम पर जो अंदर गए, इन्हें जेल में रखा जा सकता है। और ज़ैन कुरैशी लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं कि मेरे वालिद साहब को बाहर निकाला जाए, और मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जिस पर अदालत ने ये ज़रूर कहा कि वो आपकी मर्ज़ी से गए, अपनी मर्ज़ी से गए। अगर आपने उनसे मिलना था तो आप चेरिंग क्रॉस चले जाते, लेकिन जहाँ तक मामला है नज़रबंदी का, उनसे मुलाकात का, इस पर नोटिस जो हैं वो कर दिए गए। अब व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा, और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो इमरान खान की मकबूलियत का सुनामी है, देखना ये होगा कि क्या इसको रोका जाता है या फिर तस्लीम कर लिया जाए कि हमें मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाने हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स इसका कोई हल निकालें। क्योंकि अगर आम इंतखाबात नहीं हुए तो यकीनन मुल्क के अंदर एक टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ी है, और सियासतदान जिस मकाम पर उन्होंने मुल्क के हालात को लाकर खड़ा कर दिया है, तो यकीनन टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, और फिर इसे कोई सियासी जमात, कोई ख्वाजा आसिफ, कोई नवाज शरीफ लंदन में बैठकर, शहबाज शरीफ या फिर इनके लेफ़्ट राइट जितने भी लोग मौजूद हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब जो कहते हैं कि सब पर भारी, और उनका जो वज़न है वो भी इसे नहीं रोक सकेगा। आज का शो था हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।